भारत की वैज्ञानिक विरासत, ये सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? शून्य, है ना? पर क्या कहानी बस इतनी ही है या फिर कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि भाई प्राचीन भारत के पास ज्ञान तो था, पर उन्होंने उसका किया क्या? ज्योतिष और कुंडली ही तो बनाई और पश्चिम ने उसी ज्ञान को लेकर चांद तक का सफर तय कर लिया। तो बेहतर कौन हुआ? यही वो धारणा है जिसे आज हम थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जिसे सबसे ज्यादा खारिज किया जाता है, कुंडली से। क्या ये वाकई सिर्फ ज्योतिष है या इसके पर्दे के पीछे कुछ और भी छिपा है? अब देखिए, कुंडली का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बस भविष्य बताने की कोई चीज है, लेकिन असल में ये उससे कई ज्यादा गहरी चीज है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है। जरा सोचिए, किसी के जन्म के ठीक उसी पल में आसमान में ग्रहों की एकदम सटीक पोजीशन, वो भी डिग्री, मिनट और सेकंड तक। उस जमाने में ये कर पाना मतलब बहुत सी बड़ी बड़ी सभ्यताओं के लिए नामुमकिन जैसा था। तो फिर एक सवाल मन में आता है, अगर एक सभ्यता सिर्फ चार्ट और कुंडलियां ही बना रही थी, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर कैसे बन गई? अगर हम मशहूर इतिहासकार एंगस मैडिसन के डेटा को देखें तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। लगभग 1700 साल तक, पहली सदी से लेकर जब तक अंग्रेज नहीं आए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। वर्ल्ड जीडीपी में उसका हिस्सा 25 से 35% के बीच रहता था। यह सिर्फ कुंडली बनाने से तो मुमकिन नहीं हो सकता था। 30%, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। रोमन एम्पायर की जो कुल कमाई होती थी ना, उसका 30% हिस्सा सिर्फ उन टैक्सेस से आता था जो वो इंडियन व्यापारियों के साथ ट्रेड पर लगाते थे। ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमिक पावर कितनी बड़ी थी, और ये सब बिना किसी एडवांस्ड साइंस और टेक्नोलॉजी के तो हो नहीं सकता। तो ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर थी, ये टिकी हुई थी एडवांस समुद्री व्यापार पर, और इसके लिए एक चीज सबसे जरूरी थी, नेविगेशन। और यहीं पर इतिहास का एक बड़ा मजेदार पेज सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि 16वीं सदी में वास्को ड गामा ने भारत आने का समुद्री रास्ता खोज लिया था, ठीक है। पर फिर उसके 200 साल बाद भी 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ये पता लगाने के लिए इनाम क्यों रख रही थी कि समुद्र के बीच में लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कैसे पता करें। ये बात कुछ जमती नहीं, है ना? क्योंकि बिना लॉन्गिट्यूड जाने लंबी समुद्री यात्रा तो हो ही नहीं सकती। तो सवाल यह है कि भारतीय नाविक ये कर कैसे रहे थे? दिलचस्प बात यह है कि पुर्तगाली रिकॉर्ड्स खुद इस बात की गवाही देते हैं कि वास्को डी गामा को रास्ता दिखाने वाले भारतीय नाविक ही थे, और वो इस्तेमाल करते थे एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के डिवाइस का, जिसका नाम भी कमाल था। ये बस लकड़ी का एक टुकड़ा और कुछ धागों का सिस्टम था, लेकिन इससे वो ध्रुव तारे का एंगल नापकर साइन कोसाइन टेबल की मदद से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बिल्कुल सटीक जानकारी निकाल लेते थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, इसके पीछे की नींव क्या थी? वो नींव थी मैथ्स। और भारत का योगदान मैथ्स में सिर्फ 0 तक ही नहीं था, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा था। इस बात का अंदाजा कि इंडियन डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कितना बड़ा रेवोल्यूशन था, आप इस कंपैरिजन से लगा सकते हैं। देखिए, मिस्र में नंबर 9,99,999 लिखने के लिए 63 अलग अलग सिंबल लगते थे, और भारत में सिर्फ 6 सिंबल, 9999999। मतलब इसने कैलकुलेशन को कितना आसान बना दिया होगा यार। या फिर ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक शब्द साइन, इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये शुरू हुआ संस्कृत के शब्द जा से। जब अरब विद्वानों ने इसे लिया तो ये बन गया जिब। बाद में इसका लैटिन में अनुवाद करते समय एक गलतफहमी हो गई। जिब को जैब समझ लिया गया, जिसका मतलब होता है जेब या पॉकेट। तो लैटिन में इसका अनुवाद हो गया साइनस, जिसका मतलब है पॉकेट, और बस वहीं से अंग्रेजी में ये साइन बन गया। सोचिए, एक संस्कृत का शब्द एक गलत अनुवाद की वजह से आज पूरी दुनिया के मैथ्स का हिस्सा है। हम सब ने स्कूल में गुणा करना सिखाए, है ना? वो जो जिगजैग वाला तरीका होता है, उस बहुत ही एफिशिएंट मेथड का असली भारतीय नाम था गोमूत्रिका सिद्धांत। उस वक्त यूरोप में जो तरीके इस्तेमाल होते थे, ये उनसे कहीं ज्यादा आसान और तेज था। और तो और आज की कंप्यूटर साइंस की जो बुनियाद है, एल्गोरिदम, उसकी जड़ें भी यही हैं। ये शब्द आया है फारसी विद्वान अल-ख्वारिज़मी के नाम से, और उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने ये तरीके कहाँ से सीखे। किताब का नाम ही था हिसाब अल-हिंद, मतलब भारत से की गई गणना। तो ये सारी बातें हमें घुमा फिरा कर वापस उसी पहले सवाल पर ले आती हैं
कि आखिर ज्ञान का, नॉलेज का असली मकसद क्या है। अब जो स्रोत सामग्री है वो ज्ञान को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए पेश करती है। एक तरफ है भारतीय परंपरा, जिसका लक्ष्य था सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। और दूसरी तरफ है पश्चिमी परंपरा, जहां ज्ञान की खोज धीरे धीरे एक दूसरे पर हावी होने की दौड़ में बदल गई और जिसका नतीजा हमें मिसाइलों और बमों जैसी टेक्नोलॉजी में देखने को मिला। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है कि किसी भी सिविलाइजेशन की महानता को हम किस पैमाने पर तौलें? इस बात पर कि उसने क्या क्या खोजा, या इस बात पर कि उसने अपनी खोजों का इस्तेमाल किस लिए करना चुना? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।